अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। लास्ट क्लास में क्या किया था? टेक्स्ट किया था ना। अच्छा, टेक्स्ट का दूसरा वाला तरीका बता दिया था कि मैंने कहा था अलग वर्किंग करनी पड़ेगी। नहीं, चलें सवाल लिखें फिर, और एक सवाल और लिखें। लाइफ ऑफ एसिड 4 साल, कॉस्ट 90,000, आरवी 10,000, सेल्स यूनिट्स में, ईयर 1 में 2,000, ईयर 2 में 2250, 2250, ईयर 3 में 2500, यूनिट्स बता रहा हूं ये, और ईयर 4 में 2750, 2750। बस ये सेल यूनिट्स है। उसके बाद सेल प्राइस पर यूनिट 20 रुपए, 20। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 5 रुपए, ₹5। Another equipment will be required for the project. Another equipment will be required for the project at an annual rent of 4,000, payable at start of every year.
टैक्स रेट 30%, टैक्स डेप्रिसिएशन टैक्स डेप्रिसिएशन 25%, 25% reducing balance basis, 25% reducing balance basis. Cost of capital 9%, 9%. मुझसे रिक्वायर्ड है कैलकुलेट एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट. जीरो 1 2 3 4. लास्ट टाइम बताया था कि यूनिट्स सामने लिख लें ताकि आपको कैलकुलेशन करने में आसानी हो, बार बार सवाल ना देखना पड़े. 2000, 2250, 2250, 2500 और 2750. इसके बाद रुपीज आ जाएंगे. सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट अलग लिखनी है, अलग लिख लें. कंट्रीब्यूशन लिखना है, कंट्रीब्यूशन लिख लें. पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कितना है? 15 रुपये. तो हम एग्जामिनर को कह देते हैं कि 15 रुपये इंटू यूनिट्स, और आगे बस सिर्फ आंसर निकाल देते हैं जी. $30,000, डबल 3750, इक्विपमेंट का रेंट कितना? कहाँ लिखूं? 1 पे, 0 पे, क्योंकि अब ये स्टार्ट ऑफ ईयर है ना, तो ईयर 1 का स्टार्ट मतलब फॉरन 0, 4000. ईयर 2 का स्टार्ट देखें, ये जो सामने 0 1 2 3 लिखा हुआ है, आप लोगों ने डिस्काउंटिंग वाला लेक्चर यकीनन देखा, मुझे यकीन है 86 सप्लीमेंट आपने देखा है. तो ये जो 0 1 2 3 4 है, ये ईयर 1 2 3 4 नहीं है, ये टाइम 1 2 3 4 है. यानी अगर हम बात करें कि जरूरत नहीं है ये हमें सॉल्यूशन में लिखने की, वैसे आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये ईयर 1 है, ये ईयर 2 है, ये ईयर 3 है, ये ईयर 4 है. सॉल्यूशन में करने की जरूरत नहीं है. तो ये जो पॉइंट है टाइमलाइन के एतबार से, ये 2 ईयर्स से जुड़ा हुआ है. ईयर 1 खत्म इस पॉइंट पे हो रहा है और ईयर 2 शुरू भी इसी पॉइंट से हो रहा है. तो जो टाइम 1 है, पॉइंट 1, ये ईयर 1 का एंड भी है और ईयर 2 का स्टार्ट भी है. इसी तरह ये जो पॉइंट है, ये 2 ईयर से जुड़ा हुआ है. ईयर 2 एंड इस पॉइंट पे हो रहा है और ईयर 3 स्टार्ट इस पॉइंट से हो रहा है. टाइमलाइन की बात कर रहा हूं. तो जब ये पॉइंट 2 की बात की जाएगी तो या तो ईयर 3 के स्टार्ट की बात हो रही होगी या ईयर 2 के एंड की बात हो रही होगी. तो चूंकि रेंट एडवांस है, तो जो ईयर 1 का रेंट है वो ईयर 1 के कब दिया जाएगा? यहां शुरू में, तो ये यहां लिखा जाएगा. ईयर 2 वाला रेंट ईयर 2 के शुरू में, यानी टाइम 1 के ऊपर. बल्कि वो आपको जो पॉइंट बताना है उसमें आप मिक्स ना कर जाएं. आप ये रेंट वाले पॉइंट पे दोबारा आए सवाल में. पेबल एट स्टार्ट ऑफ एवरी ईयर क्या लिखा है? 4000 ना. इसके सेंटेंस मैंने अदर फिक्स कॉस्ट बताई है. अरे यार, सवाल पे दोबारा आए.
एक चीज, दो चीजें मिस हो गई। एक लिखें अदर प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट, अदर प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट 3000 पर ईयर, अदर प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट 3000 पर ईयर। अच्छा, अब ये जो रेंट वाला पॉइंट है ना, इसको अमेंड कर लें। रेंट पे लिखा हुआ मैंने कि एक इक्विपमेंट चाहिए होगा फॉर दिस प्रोजेक्ट एट एन एनुअल रेंटल ऑफ, आप इसमें लिख लें एट एन एनुअल रेंटल ऑफ ₹4000 काट दें, पेएबल एट स्टार्ट ऑफ ईयर कर दें, यानी इक्विपमेंट विल बी रिक्वायर्ड एट एनुअल रेंटल पेएबल एट स्टार्ट ऑफ ईयर। इसकी अगर जगह है तो यहां लिख लें, नहीं तो लाइन लगा के नीचे लिख लें। एक लाइन मिस हो गई, मैं अभी मुझे करते हुए ख्याल आया कि मुझे इसको चेंज कर देना चाहिए। ईयर 1 का रेंट 4000 है, ईयर 1 का रेंट 4000 है, इट विल बी इंक्रीज्ड बाय 500 एवरी ईयर, ये हर साल 500 बढ़ता जाएगा। इट विल बी इंक्रीज्ड बाय 500 एवरी ईयर। तो ईयर 2 का रेंट क्या होगा? 4500, 4500, 5000, 5500। तो एडवांस इसमें रेंट जो है वो एडवांस में आ गया। तो है ईयर 3 का रेंट, लेकिन ईयर 3 के स्टार्ट में यानी टाइम 2 पे है। ईयर 4 का रेंट, लेकिन ईयर 4 के स्टार्ट पे यानी टाइम 3 पे। और क्या कैश फ्लो बताया मैंने? फिक्स कॉस्ट कितनी? 3000। अभी तक आपको टैक्स कैलकुलेशन का एक तरीका बताया है जिसमें डेप्रिसिएशन यहीं लेस करके बाद में टैक्स लगा के ऐड बैक कर देते हैं, लेकिन यहां पर वो तरीका मैं नहीं लगा रहा। अब मैं आपको टैक्स का एक और तरीका बताने लगा हूं, और ये जो अब तरीका बताने लगा हूं ये परफेक्ट है, लेकिन चूंकि वर्किंग अलहदा करनी पड़ती है, जाके फ्लो टूट जाता है, इसलिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। अदरवाइज आप इस तरीके को परफेक्टली हर सवाल में लगा सकते हैं। तो फिर डेप्रिसिएशन मैं यहां फेस पे नहीं लिख रहा। डेप्रिसिएशन के अलावा बाकियों का टोटल कर दें। 4000, 22,500, 25,750, 29,000, 38,250। सही है फिर? फिलहाल अगर डेप्रिसिएशन को इग्नोर, फर्ज करें डेप्रिसिएशन है ही नहीं। अच्छा, हम ये जो डेप्रिसिएशन लिख रहे होते हैं, ये अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन लिख रहे होते हैं कि टैक्स डेप्रिसिएशन? यहां पर अगर डेप्रिसिएशन लिखते हैं, उसको कंसिडर करते हैं, तो ये अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है कि टैक्स डेप्रिसिएशन? सवाल में लिखा हुआ है इसलिए। क्यों टैक्स डेप्रिसिएशन? हम यहां डेप्रिसिएशन लिख ही क्यों रहे हैं? हम यहां डेप्रिसिएशन को कंसिडर करते ही क्यों है? टैक्स निकालने के लिए ना। तो टैक्स कैलकुलेट करने के लिए कौन सी डेप्रिसिएशन इस्तेमाल होनी चाहिए? जो टैक्स पर्पसेस के लिए है या जो अकाउंटिंग पर्पसेस के लिए है? जो टैक्स पर्पसेस के लिए। तो अगर आपको क्वेश्चन में अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और टैक्स डेप्रिसिएशन दोनों दी हुई हैं, तो हमारा काम यहां टैक्स डेप्रिसिएशन से। अच्छा, बहरहाल अगर यहां डेप्रिसिएशन फर्ज करें ना होती तो फिर यही प्रॉफिट आ जाता, फिर इसी पे टैक्स लगा देते। लेकिन ये प्रॉफिट सही नहीं है, ये प्रॉफिट सही नहीं है।
ये जो 22,500 लिखा हुआ है बजाहिर ये कौन से ईयर का प्रॉफिट है? ईयर 1 का। लेकिन असल में ये ईयर 1 का प्रॉफिट सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इस 22,500 को निकालते हुए 4,500 माइनस हुआ है। ये 4,500 की टाइमिंग कैश के एतबार से टाइम 1 है, लेकिन ये किस ईयर से रिलेटेड है? ये ईयर 2 का है। देखें हमने जो 0 1 2 3 4 लिखा हुआ ना, ये टाइम 1 2 3 4 लिखा हुआ है। यहां पर जो टाइम है, टाइम लाइन के एतबार से जो टाइम है, ये 2 ईयर्स से रिलेटेड हो सकता है। ईयर 1 खत्म भी इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे है और ईयर 2 स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है। आल्दो के एक दिन का फर्क है, यानी ईयर 1 31 दिसंबर 1 को खत्म हो रहा है, ईयर 2 1 जनवरी 2 को शुरू हो रहा है, लेकिन एक दिन में तो कोई खास फर्क नहीं है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से। या एक दिन भी मैंने ज्यादा कह दिया, 1 मिनट की बात कर लेते हैं। 31 दिसंबर रात 12 बजे से 1 मिनट 10 सेकंड पहले, 1 सेकंड पहले और 12 के 2 सेकंड के बाद कुछ टाइम वैल्यू ऑफ मनी आ जाएगी, लेकिन ईयर बदल गया। तो ये जो पॉइंट 1 है, ये ईयर 1 एंड हो रहा हो तो भी यहीं लिखा जाएगा, 1 जनवरी ईयर 2 लिखना हो तो भी यहीं लिखा जाएगा। इस वजह से ये 4,500 यहां लिख दिया गया है। इस 4,500 की पेमेंट डेट क्या है? टाइमलाइन नहीं पूछ रहा, वैसे पेमेंट डेट क्या है? 31 दिसंबर 1 या 1 जनवरी 2? 1 जनवरी 2। तो ये ईयर 2 का एक्सपेंस है। जब हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट टैक्स कैलकुलेट करने के लिए, ये तो 4500 ईयर 1 का एक्सपेंस नहीं है, लेकिन 22,500 निकालने के लिए 4500 माइनस हुआ है, तो ये मिलावट हो गई। इसी तरह ईयर 1 का रेंट एक्सपेंस कितना है? रेंट एक्सपेंस फॉर ईयर 1 कितना है? 4,000। ये पे कब हुआ था? डेट 1 जनवरी 2001 को, तो है तो ईयर 1 का ही ना। तो क्या इस बात 22,500 को निकालते हुए ये इस्तेमाल हुआ है? नहीं, तो ये गलत है। इसी तरह से ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत। लिखने में गलत नहीं है, हमने कैश फ्लोज लिखे हुए हैं, लेकिन जब टैक्स लगाना होगा तो टैक्स निकालने के लिए प्रॉफिट चाहिए ना, कैश फ्लो थोड़ी चाहिए। तो ये प्रॉफिट्स की फिगर नहीं मानी जा सकती, क्योंकि इस फिगर के अंदर एक ऐसी पेमेंट लेस हुई हुई है जो असल में ईयर 2 नहीं, ईयर 3 का एक्सपेंस है, और इसमें से ईयर 2 का एक एक्सपेंस लेस होने से रह गया हुआ है। तो जहां क्वेश्चन में एक्सपेंसेस या इनकम्स का कैश एडवांस में या अगले साल में फॉल कर जाए, वहां पर आपको टैक्स का वही तरीका लगाना पड़ेगा जो अब बताने लगा। दोबारा सुने, जहां पर किसी एक्सपेंस इनकम का कैश फ्लो उस साल की बजाय अगले साल में चला जाए या एडवांस होने की वजह से पिछले टाइम पे आ जाए, तो फिर टैक्स का ये वाला तरीका नहीं लगा सकते जो कल तक सीखा था, वो तरीका लगाना पड़ेगा जो अब बताने लगा हूं। तो जो अब बताने लगा हूं आप इसको हमेशा के लिए भी लगा सकते हैं, यानी आप ऐसा करें कि इसी को अब चला लें। वो जो डेप्रिसिएशन माइनस करके ऐड करना था, बेशक आप उसको इग्नोर कर दें अगर करना है तो। करने में उसको आसानी रहती है ना, एक फ्लो में हो रहा होता है, इसलिए वो तरीका चला लेते हैं। तो अगर आप वो भी साथ रखना चाहें तो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर कंफ्यूजन होने लगे तो वो जो अब तरीका बताने लगा हूं वो तरीका चलाइएगा। और ये जो अब बताने लगा हूं ये कब लगना जरूरी हो जाएगा, मजबूरी हो जाएगा? जब कोई खर्चा स्टार्ट ऑफ ईयर पे हो रहा होगा। वैसे चांस कम है, लेकिन हो सकता है कि कहा जाए कि जो रेंट है ना वो अगले साल के एंड पे हुआ करेगा। चांस कम है लेकिन हो सकता है। तो जहां पर जिस साल का एक्सपेंस इनकम है उस टाइम पे आने की बजाय पिछले या अगले टाइम पे आ रहा हो, तो फिर ये वाला तरीका मजबूरी हो जाएगा जो बताने लगा। तरीका यह है कि आप वो सारे कैश फ्लोज जो P&L आइटम से रिलेटेड हैं, यानी प्लांट की लाइन छोड़ के, वो लिख लें और उनका नेट टोटल कर लें। बेशक इस पर टैक्स नहीं लगाना, लेकिन नेट टोटल कर लें और फिर टैक्स की एक वर्किंग करें। जो आपको नेट कैश वहां नजर आ रहा है वो यहां लिख लेते हैं। 22,500, 25,750, 29,000 और 38,250।
तो अभी हमने क्या मसला निकाला, इसमें क्या मसला है? रेंट की वजह से मसला है ना। तो जो रेंट इसमें पेमेंट वाला लेस हुआ हुआ है वो ऐड बैक कर देते हैं। इसमें कितना लेस हुआ हुआ है? 4500। इसमें लेस हुआ हुआ है 5000। इसमें लेस हुआ हुआ है 5500। ये ऐड बैक करके जो सही इन ईयर्स का रेंट एक्सपेंस बनता है वो लेस कर देते हैं ताकि सही प्रॉफिट निकल सके। ये रेंट हमने एडजस्ट कर लिया और इसी की वजह से स्पेशली मजबूरन हमें ये वाला तरीका लगाना पड़ रहा है, अदरवाइज वो जो पहले पड़ा था डेप्रिसिएशन लेस वाला वो भी चल जाता। बस निकला है प्रॉफिट या कुछ रहता है अभी एक्सपेंस? डेप्रिसिएशन रहती है, डेप्रिसिएशन। कॉस्ट कितनी है एसेट की? 90,000 पहली डेप्रिसिएशन। जी 20 कैसे? 25% है। डबल 2500। बारह 656। नाइन फोर। अच्छा सीफा 4 में आखिरी साल बैलेंस चल जाता है ना। कॉस्ट में ना अक्सर ये कहा होता है कि जो आखिरी साल की बुक वैल्यू है ना बस समझो वही आरवी है। अक्सर सवालों में ऐसे ही होता है। तो आखिरी साल की बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, तो इसलिए आदत यही डलवा रहा हूँ कॉस्ट में कि डेफिनेशन निकालें। टू एट अब आरवी आरवी 10,000 और लॉस हो गया 18,477। बाईस 500 16,875 12,656 9492 और लॉस ऑन डिस्पोजल हो गया 18,477। अब निकलेगा प्रॉफिट 500
जी 93 16 तो इस पे टैक्स क्या बनेगा 30% 150 2813 5053 1434। अच्छा अब मैं डेप्शन ऐड बैक कर दूं, हैं लेस की थी ऐड बैक कर दूं, नहीं हमने सिर्फ टैक्स कैलकुलेट करने के लिए वर्किंग की थी, टैक्स निकला है बस, ये काम खत्म। इसको आगे थोड़ी बढ़ाना है, को कैश फ्लोज थोड़ी है कि इनको डेप्शन लेस किया हुआ है बैड बैक कर दें। हमारा काम इस वर्किंग का सिर्फ टैक्स कैलकुलेट करना था, कर लिया बस, इस वर्किंग का काम खत्म। अब अपने कैश फ्लोज पे आते हैं। इधर समीर इतना रखना कि ये हो गया, नहीं मेरे हटने के बाद। तो टैक्स आ जाएगा वर्किंग टू 500 9375, नहीं नीचे वाली फिगर लिखनी है 150 2813 5053 और 1434। तो ये टैक्स का दूसरा तरीका, ये आप हर सवाल में चाहे यही तरीका लगा लिया करें, लेकिन अगर वो जो पहले डेप्रिसिएशन लेस और ऐड वाला तरीका वो अगर आसान लगता है तो आप वो लगा लें, लेकिन फिर जब मजबूरी आ जाए तो फिर यही तरीका लगाना पड़ेगा। और वो मजबूरी क्या है, जब कोई एक्सपेंस इनकम पेमेंट इन एडवांस हो जाए। और क्या कैश फ्लोज है, प्लांट है 0 पे 90,000 और 4 पे 10,000। $94,000 22,350 24 9 24 नहीं सॉरी 22937 23947 डिस्काउंट रेट कितना 1 917 702
चलें निकालें इसके एनपीवी। नेगेटिव आ रही है, कोई बात नहीं। 5 2 8 2 नेगेटिव। अच्छा अभी तो मैं आपको सवाल में कह रहा हूँ ना कैलकुलेट एनपीवी। अगर क्वेश्चन में कैलकुलेट एनपीवी की बजाय ये कहा है कि एडवाइस करें तो एनपीवी तक करके रुक नहीं जाना, फिर एक लाइन और लिखनी है आगे। क्या करें एडवाइस? अगर पॉजिटिव आए तो आपने कहना है कि एनपीवी पॉजिटिव है इसलिए अच्छी इन्वेस्टमेंट है, कर दें इन्वेस्ट। और अगर नेगेटिव आए तो फिर कहना है कि ये इन्वेस्टमेंट वर्थवाइल नहीं है, ना करें इन्वेस्ट, क्योंकि एडवाइस कहा है तो एडवाइस करनी है। ये हो गया जी टैक्स। टैक्स के बारे में एक नोट लिख लें, किसी सवाल में आएगा तो आएगा, लेकिन अभी एक नोट लिख लें। वो ये कि अगर यहां पर ये 500 नेगेटिव आ जाता, यहां पर या किसी भी साल नेगेटिव आ जाता तो क्या करते? हाँ जी। अच्छा अगर तो नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब लॉस में है हम। अब इसमें ना आपके लेवल पे होना चाहिए नहीं, लेकिन जिस तरह से इस सब्जेक्ट में वो इसकी टेस्टिंग को बीएफडी लेवल पर ले जाते जा रहे हैं, क्योंकि मैंने शायद जिक्र किया था कि बीएफडी में ये एक 25-26 नंबर का सवाल आता है, और इस टॉपिक को लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग को कॉस्ट में डालने का मकसद सिर्फ इतना था कि बच्चों को थोड़ा बहुत बता दिया जाए, थोड़ा बहुत, कि वो फाइनल में बीएफडी पढ़ने जब इस टॉपिक को लगे तो उनको थोड़ा बहुत आइडिया हो। ये मकसद था इसको डालने का। लेकिन हुआ क्या कि हर गुजरती अटैम्प्ट में शुरू में 3-4 2014 ऑटम में पहली बार डाला था, 15-16 तक तो हल्का रहा मामला,
16 तक बड़े आसान आसान सवाल, हम पास पेपर करेंगे ना बड़े आसान सवाल से 16 तक। उसके बाद 17 से जब आगे बढ़े तो उनको लगा कि यार बच्चा तो आसान आसान सवाल कर ही लेता है, तो क्यों ना मुश्किल सवाल बनाना शुरू करें। तो वो टेस्ट करते 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 इसको बीएफडी के लेवल तक ले गए हुए हैं। तो अब जो सवाल आता है इस टॉपिक पे वो मैं बीएफडी के स्टूडेंट्स को भी बड़े फख्र के साथ करवा सकता हूँ कि जी आपके लेवल का सवाल है। तो इसकी टेस्टिंग लेवल अब बहुत बढ़ती जा रही है। इस वजह से मैं आपको बता देता हूं, बीएफडी में भी ये बहुत ज्यादा टेस्ट होने वाली चीज नहीं है, लेकिन हो जाती है। क्योंकि इस दफा यानी मार्च 20 में जो सवाल आया ना इस चैप्टर का, वो उन्होंने बीएफडी का एक सवाल उठाया था। बीएफडी में वो सवाल आया था उसी को थोड़ा हल्का फुल्का करके उठाया था। तो वो जो असल बीएफडी का सवाल था ना, उसमें ये पॉइंट था जो आपको अब बताने लगा। तो अगर ये बीएफडी लेवल के सवाल अब कॉस्ट में डल सकते हैं, तो ये पॉइंट भी टेस्ट हो सकता है जो बताने लगा। वो ये कि आपको अगर किसी साल में ये जो प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर रहे हैं आप, लॉस नजर आ जाए, तो फिर आपने जो काम करने हैं उसके लिए नसीहतें सुन लें। कॉस्ट पढ़ने वाले ने टैक्स पढ़ लिया होगा, क्या ख्याल है? पढ़ लिया होगा ना? नहीं, वो जरूरी नहीं है सारी तरतीब फॉलो करें, लेकिन मेरे ख्याल में कैफ 8 को हाथ डालते नहीं है लोग टैक्स पढ़े बगैर। मेरा ख्याल है कि आप सब ने टैक्स पढ़ा हुआ है। तो एक कैरी फॉरवर्ड लॉस पढ़ा हुआ कैफ 6 में होता है ना, कि लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाए, फिर वो अगले साल में ब्रॉड फॉरवर्ड होगा। नहीं, वो जरूरी नहीं ना कि कैफ 7 पढ़ा हो लोगों ने, क्योंकि जब लास्ट टाइम मैं पढ़ा रहा था कैफ 8, तो उसमें काफ़ी बच्चे होते थे जिन्होंने कैफ 7 नहीं पढ़ा होता था अभी। वो कैफ 5 के साथ ही कॉस्ट उठा लेते थे, उनका मैथ अच्छा होता था, वो कैफ 8 पहले उठा लेते थे। तो हो सकता है IAS 12 ना पढ़ा हो। बहरहाल जिन्होंने IAS 12 पढ़ा हुआ है उनको तो पता ही है, जिन्होंने कैफ 7 नहीं भी पढ़ा, कैफ 6 पढ़ा हुआ है, तो कैरी फॉरवर्ड लॉस वाला कॉन्सेप्ट है आपको। टैक्स की वर्किंग करते हुए अगर किसी साल लॉस आ जाए तो आपने सवाल को गौर से देखना है, पहले इसकी ट्रीटमेंट बाद में, पहले सवाल को गौर से देखना है। अगर क्वेश्चन में लिखा मिल गया कि लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना है, अगर क्वेश्चन में लिखा मिल गया कि लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना है, एक बात। दूसरी बात, आपको सवाल पढ़ के पता चल जाए कि ये जो हम सवाल सॉल्व कर रहे हैं ये बिजनेस का वाहिद काम है। जैसे ये जो मैंने कहा ना लास्ट टाइम सवाल बीएफडी वाला, एक बिल्कुल उसी जगह स्टाइल उठा के, तो वो बीएफडी में भी अपने दौर का अजीब सा ही सवाल था। यानी उस तरह का सवाल, वो कामयाब स्टोर्स के नाम का एक सवाल है, 2 साल पहले स्टोर खोला था, फिर अब सोच रहे हैं बंद कर दें या चलाएं। तो इस स्टाइल का सवाल बीएफडी में भी नहीं होता था, तो वो 2015 में टेस्ट हुआ, और फिर उसी स्टाइल का सवाल, तो ये लास्ट टाइम मार्च अटेम्प्ट में करूंगा डिस्कस इंशाल्लाह, चाहे क्लास में चाहे होमवर्क देके। तो इसी स्टाइल का सवाल फिर मार्च में पूछा था। तो अगर आपको सवाल देख के पता चल जाए कि ये बिजनेस, ये जो हम जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, ये कोई नया बिजनेस बना है, ये वाहिद काम है इसका, सवाल पढ़ के पता चल जाए कि फलाने ने बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस ही शुरू करना है, और एक स्टोर खोलना है या एक फैक्ट्री खोलनी है, आपको पता चल जाए कि ये वाहिद काम है बिजनेस का। आल्दो इस बात के चांस कम है, लेकिन बता रहा हूं ना कि आपको लिखा मिल जाए फलानी कंपनी अभी काम शुरू करने लगी है, को प्रोजेक्ट शुरू करने लगे नहीं, अपने ऑपरेशन शुरू करने लगे, आइडिया हो जाए कि बिजनेस का वाहिद काम है। 2 बातें बताई मैंने शुरू से। अगर वर्किंग में लॉस आ जाए तो आपने सवाल को गौर से देखना है, 2 बातें ढूंढनी है। या तो सवाल में क्लियरली लिखा मिल जाए कि लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है, या फिर सवाल पढ़ के पता चल जाए कि यह बिजनेस का वाहिद काम है, तो आपने लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है।
यानी ईयर 1 में कितना टैक्स लगेगा अगर माइनस आ जाता तो? ईयर 1 में कोई टैक्स ना लगता, ईयर 2 में 9375 में से पहले 500 माइनस करते फिर टैक्स लगता है। इसको कहते हैं लॉस कैरी फॉरवर्ड करना। तो फिर आपने ये काम करना है क्या, अगर सवाल में लिखा मिल जाए कि लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है या फिर पता चल जाए कि बिजनेस का वाहिद काम है, तो फिर आपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना। लेकिन अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ सवाल में कहीं, ना बिजनेस का ये वाहिद काम है और ना सवाल में लिखा हुआ है कि लॉस कैरी फॉरवर्ड करने हैं, तो फिर अगर प्रॉफिट आ रहा है तो आप टैक्स लगा दें, लॉस आ रहा है तो टैक्स बचा लें और इसको इनफ्लो दिखाएं वहां पर। ओके, ये लिख लें बात। अच्छा, ये ना 5282 नहीं है, 2582 है। ठीक है, टैक्स की काफी है कैलकुलेशन। इन्फ्लेशन, मैंने आपको डीसीएफ टेक्निक्स में 3 एडजस्टमेंट्स लिख के दी थी, टैक्स, इन्फ्लेशन और वर्किंग कैपिटल। तो टैक्स काफी है, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लें, फिर बताता हूं कि सवाल में क्या करना है। अभी तक जितने सवाल किए उनमें अभी जो पिछला सवाल किया उसमें भी ऐसा ही था, और उससे पहले भी 2 गालिबन तो ऐसे किए ही हैं जिनमें मैंने सेल प्राइस पर यूनिट बताई हुई थी। और सेल प्राइस पर यूनिट, जैसे चलें पिछले सवाल की बात कर लें, तो सेल प्राइस पर यूनिट 20 रुपए थी। ईयर 1 में 20 रुपए इस्तेमाल की, ईयर 2 में 20 रुपए इस्तेमाल की, ईयर 3, ईयर 4। हमारा ये 20 रुपया हर साल इस्तेमाल कर लेना, और इसी तरह से फिक्स कॉस्ट क्या लिखी हुई थी इधर, 3000, 4000, फिक्स कॉस्ट हर साल 4000 रुपया लिख लेना। 4 थे कि 3 थी? 3000 थी ना। हर साल फिक्स कॉस्ट 3000 लिख लेना। हमारी ये कैलकुलेशन इस अजम्पशन पे हो रही थी कि अगर इन्फ्लेशन ना हुई तो ये होगा, यानी हमारी इस सारी कैलकुलेशन के अंदर इन्फ्लेशन इग्नोर्ड थी। तभी तो हर साल 20 रुपए सेल प्राइस रहेगी, तभी तो हर साल फिक्स कॉस्ट 3000 रुपए रहेंगी। तो हमारी इस कैलकुलेशन में इन्फ्लेशन इग्नोर्ड थी। अगर मैनेजमेंट चाहे कि नहीं इन्फ्लेशन इग्नोर करके लिख रहे हैं तो ये इतना फेयर नहीं है, असल में तो इन्फ्लेशन होनी है। तो जब इन्फ्लेशन भी होनी है तो आप हमें वो कैलकुलेशन बना के एडवाइस करें जिसमें इन्फ्लेशन शामिल हो। तो हमें अपने कैश फ्लोस को अमेंड करना पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा उससे कैश फ्लोस पे? सेल प्राइस हर साल की फिर सेम रह रही होगी? नहीं, फिर चेंज हो रही होगी। अगर हमने इस वक्त फिगर्स निकाली हुई हैं इग्नोरिंग इन्फ्लेशन, तो हमें फिर उनको इन्फ्लेशन इंक्लूडेड करना पड़ेगा। इन्फ्लेशन इंक्लूडेड कैसे करना पड़ेगा? जब हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन अगर ना हुई तो फिर
सारे ईयर्स प्राइस सेम रहेगी? नहीं, सेम नहीं, प्राइस उतनी ही रहेगी जितनी अगर इन्फ्लेशन ना हुई तो अगले ईयर्स में भी प्राइसेस उतनी ही रहेंगी जितनी अभी हैं। अभी उतनी ही रहेंगी जितनी अभी हैं। अभी हम इस वक्त फर्ज कर लें 2019 के एंड पे हैं, कहीं हम इस वक्त कहीं 2019 के एंड पे हैं, मैं खुद से बता रहा हूं 2019, और अगले साल 2020 के शुरू में कहीं हमने प्लांट खरीदना होगा। तो जितने सवाल हैं आप ये समझ लें कि हम 19 के एंड पे खड़े हैं कहीं, बल्कि अब तो 21 आने वाला है यार, हम 20 के एंड पे खड़े हैं कहीं, और अगला साल 21 ये हमारे प्लांट खरीदने का ईयर होगा। तो हम 2020 के एंड पे कहीं खड़े प्लानिंग्स कर रहे हैं। तो हमारी इन प्लानिंग्स के अंदर अगर हमने सेल प्राइस सेम रखी है तो हम कह रहे हैं कि अगले ईयर्स में भी प्राइसेस उतनी ही होंगी जितनी अभी 2020 में है। लेकिन असल में तो ऐसा नहीं होगा, असल में तो महंगाई होनी है। जितनी 2020 में सेल प्राइस चल रही थी 2021 में उतनी तो नहीं होगी, तो हमें उसको महंगा करना पड़ेगा। 2022 में और महंगी हो जाएगी, 2023 में और महंगी हो जाएगी, 2024 में और महंगी हो जाएगी। तो हमने अभी तक जो कैश फ्लोज बनाए उनमें भी एनपीवी निकाल दी, लेकिन वो कैश फ्लोज इन्फ्लेशन इग्नोर करके बनाए थे। अगर मैनेजमेंट चाहे कि इन्फ्लेशन इग्नोर मत करें तो हमें उन कैश फ्लोज को चेंज करना पड़ेगा। जैसे मिसाल के तौर पे पिछला सवाल की अगर बात करूं, ईयर 1 में हम 2000 यूनिट्स बेचेंगे, फिर 2250 बेचेंगे, फिर 2500 बेचेंगे, फिर 2750 बेचेंगे। और मैंने जैसे कि कहा हम अभी कहीं 2020 के एंड पे खड़े प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये हम फिर 2021 ईयर की बात करें ना, ये 2022 की बात कर रहे हैं, ये 2023 की बात कर रहे हैं, ये 2024 की बात कर रहे हैं। कुछ इस तरह से हो रहा है फिर कि हम अगर 2020 के एंड पे खड़े प्लानिंग कर रहे हैं तो फिर हम यकीनन 2021 की, 2022 की, 2023 की, 2024 की प्लानिंग कर रहे हैं। और हम सवाल सॉल्व करते हुए अगर हर साल 20 रुपए सेल प्राइस ले रहे थे तो हम कह रहे थे कि इन्फ्लेशन नहीं होगी, तो फिर इन्फ्लेशन नहीं होगी तो सेल प्राइस उतनी ही रहेगी जितनी 2020 में, यानी 20 रुपए। अब मैं कहूं कि नहीं इन्फ्लेशन होगी, हर साल सेल प्राइस 10% बढ़ेगी, तो अगर अभी 20 रुपए है तो 2021 में कितनी होगी, कैसे निकालूं? अभी अगर 20 रुपए है तो 2021 में 10% महंगी होकर कितनी हो जाएगी? 1.1 से मल्टीप्लाई कर लें, 22 आ जाएगी। फिर अगले साल और 10% महंगी हो जाएगी, इसको फिर 1.1 ग्रो कर लें, तो बजटिंग में बहुत किया है काम, इंटू 1.1। फिर और महंगी हो जाएगी, तो हम लोग ये कैलकुलेशंस करते जाएं कि इन्फ्लेशन हो तो फिर सेल प्राइस ये होगी। और अब हमारे सवाल के सलूशन पे फर्क ये पड़ जाएगा कि अब सेल्स हम ऐसे निकाल रहे होंगे। तो अगर हम लोग अपनी कैलकुलेशन में इन्फ्लेशन इग्नोर रखें तो भी एक एनपीवी निकलती है, लेकिन अगर मैनेजमेंट चाहे कि नहीं इन्फ्लेशन इग्नोर ना करें, इन्फ्लेशन को इंक्लूड करें, तो भी एक एनपीवी निकालनी पड़ेगी, कैश फ्लोस चेंज करके निकालनी पड़ेगी। जैसे मैंने ये बताया, ज्यादा बेहतर कौन सा है, इन्फ्लेशन को इग्नोर करके काम करना कि इन्फ्लेशन तो होनी है उसको शामिल करके काम करना? इन्फ्लेशन को शामिल करना। तो आपको क्वेश्चन में अगर इन्फ्लेशन दी है तो आपने इन्फ्लेशन को शामिल करना है। पिछले सवाल के अंदर, अच्छा वैसे तो मैंने कंट्रीब्यूशन लिख दी थी अलग, अगर सेल्स लिखता तो सेल्स कितनी कितनी लिखता, देखें जरा, जो पिछला सवाल किया था सेल्स कितनी लिखता मैं? 40,000 शायद, 20 रुपए थी, हाँ 45,000, 50,000, 55,000, इतनी इतनी लिखता। अभी जो पिछला सवाल किया है ना, अभी तो मैंने कंट्रीब्यूशन की एक लाइन लिखी थी, अगर हम सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट अलग अलग लिखते हैं तो सेल्स की ये लाइन आ रही होती। लेकिन अब अगर सवाल को 10% इन्फ्लेशन डाल के करना है तो 21 की सेल्स कितनी हो जाएंगी? दिस इनटू दिस कितनी? 44,000। 22 की कितनी हो जाएंगी? दिस इनटू दिस। नहीं यार, इतनी ज्यादा? अच्छा ठीक है, सही है, ठीक है। इसी तरह से ये दोनों भी आ जाएंगी।
बताने का मकसद यह है जो मैंने पिछला सवाल किया था वो इन्फ्लेशन इग्नोर्ड था, तो उसको अगर मैंने तो कंट्रीब्यूशन लिखी थी, अगर सेल्स वेरिएबल अलग अलग लिखते तो उसमें सेल्स की ये लाइन आ रही होती। अभी मैंने जो काली लाइन लिखी है ये मैंने क्या कहा है कि अगर हम इन्फ्लेशन इग्नोर ना करें और मान लेते हैं 10% सेल प्राइस बढ़ेगी तो फिर सेल्स ये लिखता ना मैं 45,000 किस साल की सेल्स, 2022 ईयर 2 की, और 54,000 45,000 किस साल की सेल्स है 2022, और ये तो अगर हम सवाल इन्फ्लेशन इग्नोर करके कर रहे होते तो ईयर 2 की ये सेल्स होती, लेकिन अगर इन्फ्लेशन शामिल करके करना है तो ईयर 2 की ये सेल्स है। तो हमें अगर इन्फ्लेशन को शामिल करना है तो अपने कैश फ्लोज को चेंज करना पड़ेगा। इन्फ्लेशन के होने से कैश फ्लोज पे क्या फर्क पड़ता है, पहले बता दूं कि कैश फ्लोज होते कौन कौन से हैं। एक होते हैं रियल कैश फ्लोज और एक होते हैं मनी या नॉमिनल कैश फ्लोज। रियल कैश फ्लोज या नॉमिनल कैश फ्लोज, और इन रियल कैश फ्लोज को करंट कैश फ्लोज भी कह सकते हैं। करंट कैश फ्लोज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये होते हैं बेस्ड ऑन करंट प्राइसेस। इसको बेस्ड ऑन टुडेज प्राइसेस भी कह सकते हैं। अगर हम कैश फ्लोज एस्टीमेट करें, एस्टीमेट ना क्योंकि हम एस्टीमेशन ही तो कर रहे हैं, अगर हम कैश फ्लोज एस्टीमेट करें इन्फ्लेशन को इग्नोर करके तो कहा जाएगा कि हमने रियल कैश फ्लोज एस्टीमेट किए हैं। तो ये वो कैश फ्लोज होते हैं कैश फ्लोज एस्टीमेटेड इग्नोरिंग इन्फ्लेशन। ये ड्रॉप हो गया। संभाल के रखते हैं, फेंक देते हो हैं? तो फिर मैं ऑटोग्राफ ही दे दिया करूंगा फिर मेरे ऑटोग्राफ वाले मार्कर संभाल के रख लिया करो। लेकिन अगर कैश फ्लोज इन्फ्लेशन को इग्नोर ना करके यानी इन्फ्लेशन का इफेक्ट शामिल करके बनाए जाए, जैसे मैंने ये काले वाले कैश फ्लोज बनाए, ये भी ईयर 1 ही की एस्टिमेटेड सेल्स है, ये भी ईयर 1 की एस्टिमेटेड सेल थी, ये ईयर 2 की है, ये भी ईयर 2 की है, लेकिन ये जो नीली लाइन है ये मैंने तब बनाई थी अगर हम सवाल में इन्फ्लेशन इग्नोर करते। काली लाइन वो है कि अगर इन्फ्लेशन इग्नोर ना करते तो सवाल कैसे सॉल्व होता। इनको कहेंगे नॉमिनल कैश फ्लोज। तो वो कैश फ्लोज जिनको फाइन करते हुए इन्फ्लेशन को शामिल किया गया है वो नॉमिनल कैश फ्लोज है। वो कैश फ्लोज जिनको इन्फ्लेशन का इफेक्ट शामिल करके एस्टिमेट किया गया है वो नॉमिनल कैश फ्लोज है। अच्छा, अब इन्फ्लेट करना मतलब ग्रो करना ना, बजटिंग में काम करते रहेंगे, प्राइस इतनी बढ़ेगी इसकी एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप सिर्फ ये इंश्योर कर रहा हूं कि आपको एक प्राइस ग्रो करना आता है। इन्फ्लेट करना मतलब प्राइस ग्रो करना, प्राइस बढ़ाना।
मैं सिर्फ ये इंश्योर करना चाह रहा हूं कि आपको ये काम आता है, तो इसके लिए 2-3 छोटे छोटे सवाल लिखें। ये कर लिया नोट? एक ये लिखिए कि सेल्स यूनिट्स में ईयर 1 की सेल 3,000 यूनिट्स, ईयर 2 5,000 यूनिट्स, ईयर 3 4,200 यूनिट्स 4200, और ईयर 4 2,000 यूनिट्स। करंट सेल प्राइस 30 रुपए, ₹30 पर यूनिट। नॉमिनल सेल्स बता दें ईयर 1 2 3 4 की, यानी अगर हम लोग नॉमिनल कैश फ्लोज वाला सवाल कर रहे हों, इन्फ्लेशन शामिल करने वाला, तो बता दें 1 2 3 4 पे सेल्स के सामने क्या फिगर लिखी जाएगी। ये तो वही किया है जो मैंने भी समझाया था, तो वही सवाल है। इन्फ्लेशन रेट नहीं पता? 10%। इन्फ्लेशन रेट 10% है। इन्फ्लेशन रेट 10%। हाँ जी, डन। सेल प्राइस अभी इस वक्त 30 है, तो ईयर 1 यानी अगला साल कितनी होगी? 30 को 1.1 33, फिर इसको 1.1, फिर इसको 1.1, फिर इसको 1.1, ये हमने क्या किया लास्ट ईयर को 1.1, और फिर यूनिट्स क्या क्या है? 3,000, 5,000, 4,200 और 2,000। तो सेल्स क्या बन गई? एट सेवन। तो अगर सवाल में इन्फ्लेशन होती तो हम अपने कैश फ्लोज की जो वर्किंग बनाते हैं, जो फॉर्मेट बनाते हैं, उसमें सेल्स हम ये वाली लिखते, ये काम हम वर्किंग में करते और सेल्स की ये फिगर लिखते। तो ये हमने सेल्स के नॉमिनल कैश फ्लोज बना लिए। और अगर सवाल में इन्फ्लेशन ना होती
तो फिर 30 इंटू ये, 30 इंटू ये, 30 इंटू ये, 30 इंटू ये करते। तो अगर सवाल में इन्फ्लेशन है तो आप इन्फ्लेशन शामिल करनी है। अच्छा, यहां पर आपके जहन में एक सवाल ये हो सकता है कि पहले साल को इन्फ्लेट क्यों किया है, मतलब पहले ही साल को इन्फ्लेट कर दिया। तो मैंने कहा कि हम 2020 के एंड में कहीं खड़े हैं और 2021, 22, 23, 24 की प्लानिंग कर रहे हैं। तो 2020 में प्राइसेस 30 रुपए थी, 2021 में तो होंगी ना महंगी, तो इसलिए इस पे भी करनी है महंगाई। और लिखें सवाल। फिक्स कॉस्ट ब्रैकेट में लिखिए रियल फिगर, रियल फिगर। $5,000 पर ईयर। इन्फ्लेशन रेट 8% है। प्रोजेक्ट की लाइफ 4 साल है। तो बताइए कैश फ्लोज में फिक्स कॉस्ट के सामने 1, 2, 3, 4 क्या क्या फिगर आएगी। फिक्स कॉस्ट के सामने, और हम एग्जामिनर को बताएंगे लास्ट ईयर इंटू 1.08। हर साल 1.08 होता जाएगा, तो 5400, फिर 5832, 6299, 68। अच्छा, ये जो मैंने वो डिस्काउंट फैक्टर का शॉर्टकट बताया था ना कि 1 इक्वल डिवाइडेड बाय 1, फिर इक्वल दबाते जाएं। अगर किसी एक फिगर को बस इन्फ्लेट ही करना है ना, ये वाली, जैसे 30 रुपए को बढ़ाना था, 5,000 को बढ़ाना था, तो आप उस फिगर को लिखें और इक्वल दबा दें, यानी 5,000 लिख के इक्वल दबा दें। अब करें इंटू 1.08, बस अभी इक्वल दबाते जाएं। अगर किसी एक फिगर को इन्फ्लेट करना है ना, सिर्फ जैसे बढ़ाना ही है इसको, तो आप उस फिगर को लिख लें सिर्फ कैलकुलेटर पे और बस इक्वल दबा दें। उस इक्वल दबाने के बाद उसको इंटू 1.08 करें और आगे बस इक्वल दबाते जाएं, तो खुद ही ये फिगर्स आती जाएंगे। और लिखिए सवाल। Following cash flows have been projected. Following cash flows have been projected based on current prices. Following cash flows have been projected based on current prices.
1 में 45,000, 2 में 60,000, 3 में 30,000 और 4 में 80,000। अब आपको मैंने कैश फ्लोज पूरे टोटल ये बता दिए और ये रियल में एस्टिमेटेड है। इन्फ्लेशन रेट है 9%, 9%। इन कैश फ्लोज को नॉमिनल कैश फ्लोज बना दें। ये इतना आसान नहीं है, गौर करके जरा सोच समझ के। ये सारे कैश फ्लोज रियल बताए हुए मैंने, इन सबको नॉमिनल में कन्वर्ट करना। हाँ जी, डन। जी कितने? 49050 है? नहीं। अच्छा अब देखिए, इसमें भी और इधर भी एक ही फिगर थी, उसको सिर्फ इन्फ्लेट करना था। तो 30 रुपए को 1.1 किया 33 बन गया, फिर इस 33 को 1.1 किया ये बन गया, फिर इसको 1.1 किया ये बन गया, फिर इसको 1.1 किया ये बन गया। यानी 43.92 कैसे निकाला? ये 1.1, इसको एक साथ इन्फ्लेट किया बस।
लेकिन अगर ये 3.92 डायरेक्टली 30 से ही निकालते तो 30 रुपए की सेल प्राइस यहां तक पहुंचते पहुंचते कितनी दफा इन्फ्लेट हो गई है? 4 दफा। तो हम ऐसा कर सकते थे कि 30 रुपए को इंटू 1.1 पावर 4 करते यही आता, 30 रुपए को इंटू 1.1 पावर 3 करते यही आता, 30 रुपए को इंटू 1.1 पावर 2 करते ये आता, और 30 रुपए इंटू 1.1 तो ये है ही है। यानी अगर आपने किसी एक फिगर को बस इन्फ्लेट करते जाना है तो ये करना काफी था, ये करना काफी था। लेकिन इस सवाल में ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हर साल की मैंने आपको डिफरेंट फिगर्स बताई। यानी मैंने ये कहा है कि अगर इन्फ्लेशन ना हुई तो चौथे साल कैश फ्लोस क्या होंगे? 80,000, 80 का है ना। अगर इन्फ्लेशन ना हुई तो चौथे साल 80,000 होंगे, लेकिन अगर इन्फ्लेशन हुई तो फिर ये 80,000 नहीं होंगे। अगर इन्फ्लेशन इग्नोर कर दें, अगर प्राइसेस ना बढ़ी तो चौथे साल में इतना कैश मिलेगा। लेकिन अगर इसमें इन्फ्लेशन डाल दें तो चौथे साल की फिगर तक पहुंचते पहुंचते 4 दफा इन्फ्लेशन हो चुकी होगी ना, तो इसको फिर इंटू 1 पावर 4 करना पड़ेगा। जैसे ये है, रियल फिगर से अगर चौथे साल की नॉमिनल फिगर में कन्वर्ट करना है तो फिर पावर 4 इन्फ्लेट करना पड़ेगा उसको। कितना? 112। इसी तरह से तीसरे साल पे रियल फिगर क्या लिखी हुई थी मैंने? अब इस 30,000 को रियल फिगर है, तीसरे साल की नॉमिनल फिगर में कन्वर्ट करना है तो पावर 3 करना पड़ेगा। 38। दूसरे साल में मैंने क्या लिखा हुआ था यहां? अब ये 60,000 है दूसरे साल की एस्टिमेटेड फिगर, लेकिन इग्नोरिंग इन्फ्लेशन। अगर इसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट डालना है तो डबल इफेक्ट डालना पड़ेगा, इंटू 1.09 स्क्वायर। तो अगर आपने सिर्फ एक फिगर को, जैसे सेल प्राइस है या जैसे ये फिक्स कॉस्ट थी 5,000 4,000 पर ईयर, 5,000 पता नहीं क्या, इसको बस इन्फ्लेट करना है तो फिर ठीक है, इंटू 1 पॉइंट समथिंग करते जाएं बस। लेकिन अगर आपको डिफरेंट फिगर्स हैं और उनको डायरेक्टली नॉमिनल में कन्वर्ट करना है, जैसे मैंने कहा था कि ये ईयर 4 अगर इन्फ्लेशन ना होती तो 30 रुपए प्राइस होती, चौथे साल में 30 रुपए प्राइस होती अगर इन्फ्लेशन ना होती। लेकिन इन्फ्लेशन डाल लें तो फिर 4 दफा इफेक्ट डालना पड़ेगा ना इन्फ्लेशन का, तो वो चौथे साल की प्राइस ऐसे निकलेगी। इसी तरह अगर इन्फ्लेशन ना हुई तो चौथे साल में इतने कैश फ्लोज होंगे, लेकिन अगर इन्फ्लेशन का इफेक्ट डालना है तो उसमें 4 दफा इफेक्ट डालना पड़ेगा। एक और लिखें फिर आगे चलते हैं कि करना क्या है इनका। सेल्स यूनिट्स में, सेल्स ईयर 1 4,000 यूनिट्स हैं ये, ईयर 2 5,000 और ईयर 3 3,500। सेल प्राइस फॉर ईयर 1, सेल प्राइस फॉर ईयर 1 50 रुपए पर यूनिट, ₹50 पर यूनिट। इन्फ्लेशन रेट 7%, एप्लीकेबल फ्रॉम ईयर 2 ऑनवर्ड्स। अब देखें सेल्स नॉमिनल फिगर में कितनी होंगी। 3 साल बताएं, 4 साल बताएं? अब इन 3 साल की नॉमिनल फिगर्स ऑफ सेल्स बताएंगे।
जी डन। अच्छा इसमें खैर सेल्स आपने ठीक निकाल ली होंगी, सिर्फ एक बात बता देता हूँ। अब 1 में सेल प्राइस कितने लिखे? 50, क्योंकि अब मैंने आपको सेल प्राइस बताई 1 की है, अब उसको 2, 3 में इन्फ्लेट करना है, 1 में इन्फ्लेट नहीं करना। अच्छा अब ये जब 2 में इन्फ्लेट करना है तो 50 को कितना इन्फ्लेट करना है? एक दफा के दो? एक दफा, क्योंकि 50 से आगे यहां आना है। ये ईयर 1 की फिगर है, अब इससे आगे तो एक साल ही गुजरा है ना, तो इसलिए फिर ये एक दफा इन्फ्लेट होगा। कितना? ये हो गए कैश फ्लोज की इन्फ्लेशन। अच्छा अब एक काम आप ये करें कि अभी बताऊंगा तो जल्दी हो जाएगा वो, क्योंकि जब तक आपको मसले फेस नहीं करने पड़े तब तक आपको इन नोट्स का फायदा नहीं है। तो बताऊंगा बाद में, लेकिन यही नोट्स पूरे कर लेते हैं। तो आप ऐसा करिए कि इन्फ्लेशन की प्रैक्टिस पे जाने से पहले आप एक 2 पेजेस खाली छोड़ लें, 2 पेजेस खाली छोड़ लें, और 2 पेजेस खाली छोड़ के बल्कि स्प्रिंग 15, हाँ जी, एक सवाल आपका होमवर्क है। जिनके पास पैक की बुक है, पेज 488 पे, पेज 488, प्रैक्टिस क्वेश्चन 8, प्रैक्टिस क्वेश्चन 8, स्प्रिंग 2015, डायमंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है। और जिनके पास राइस की बुक है उसमें पेज 726 पे क्वेश्चन नंबर 9, और स्प्रिंग 2015 का सवाल है, डायमंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड का। इसमें आपने पार्ट ए करना है, पार्ट बी नहीं कराया आपको अभी, पार्ट ए करना है आपने। और इसमें एक लाइन में आपको अगली क्लास में समझाऊंगा, अभी बस ऐसे ही जो कह रहा हूं वो मान लें। जहां प्लांट की लाइन लिखते हैं ना सबसे आखिर में, सबसे आखिर में जहां प्लांट की लाइन लिखते हैं उसके नीचे एक और लाइन लिख लीजिएगा वर्किंग कैपिटल के नाम से। ये अगली क्लास में सिखाऊंगा क्या होता है, अभी सिखाए बगैर काम चल जाएगा। प्लांट की लाइन से अगली लाइन में एक लाइन लिखिएगा वर्किंग कैपिटल, जिसमें टाइम 0 के ऊपर 20 का आउटफ्लो दिखाइएगा, और टाइम आखिरी जो भी होगा 4 साल 5 साल जितने भी हैं, आखिरी लाइन में इसको इनफ्लो दिखा दीजिएगा। क्यों अगली क्लास में बताऊंगा, लेकिन आप ये सवाल होमवर्क कराइए। डायमंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड सवाल का है मैंने, इसमें प्लांट की लाइन के साथ अगली लाइन एक वर्किंग कैपिटल की लाइन लिखिएगा, जिसमें 0 के ऊपर 20 का आउटफ्लो दिखाइएगा और आखिरी कॉलम में 20 का इनफ्लो दिखा दीजिएगा। बस इसकी वजह अगली क्लास में, और इस सवाल का पार्ट ए करके आना है आपने सिर्फ। तो ये जो 2 पेज मैंने छोड़े हैं ये उसके बाद काम करिएगा, 2 पेज भरूंगा बाद में, अभी आप ये सवाल कराइएगा। और लास्ट टाइम मैंने
अफू दरगुजर बताना शुरू कर दिया था। कुरान पाक में इरशाद है अल्लाह ताला का, अफू इख्तियार करो, अफू मैंने आपको बताया था माफ करना, और नेक काम करने का हुक्म दो, और जाहिलों से किनारा कर लो। जाहिलों से किनारा कर लो। जाहिल वो नहीं होता जो नहीं जानता बात को, यानी अगर आपको अगर नहीं पता और आप यहां मेरे से पढ़ने बैठे हुए हैं तो मैं आपको जाहिल नहीं कहूंगा। जाहिल वो है जो नहीं जानता और इस बात को नहीं जानता कि वो नहीं जानता, और वो जिद पे अड़ा हुआ कि वो जानता है, ये जाहिल होता है। तो अफू इख्तियार करो और नेक काम करने का हुक्म दो और जाहिलों से किनारा कर लो। अगली क्लास में मुलाकात होगी इंशाल्लाह।